हेलो स्टूडेंट्स, तो यार इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट काइनेमैटिक्स जेई मेन के लिए जो आपका आने वाला एग्जाम है 6 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। उसकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं काइनेमैटिक्स से वो सारे हम डिस्कस करेंगे। अब देखो काइनेमैटिक्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती है वो आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बेस पे मैं पिछले साल के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करता हूं। राइट, पहली चीज जो पूछी जाती है वन डायमेंशन मोशन से जनरली पूछा जाता है या तो ग्राफ, कोई भी ग्राफ होगा, एक्सेलरेशन टाइम हो सकता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी हो सकता है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कोई भी ग्राफ हो सकता है, बस ग्राफ होगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज पूछी जाती है मोशन अंडर ग्रेविटी है, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, काफी इंपॉर्टेंट है, और जो रिलेटिव मोशन प्रॉब्लम है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सम अप करके एक वीडियो बनाया गया है जहां पे आपको काइनेमैटिक्स ऑलरेडी पूरा काइनेमैटिक्स बोल सकते हैं समझने को मिलेगा विद इन 30 मिनट्स। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v इज इक्वल्स टू बी अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये देखो इसको लिख देखते हैं, v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी दे रखी है, पार्टिकल की स्पीड दे रखी है b रूट एक्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब देखो यहां पे स्पीड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये मैग्नीट्यूड है, और यहां पे अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये डायरेक्शन है। तो आपको पर्टिकुलर वेलोसिटी ही गिवन है। ठीक है, calculate the speed of the particle at time t is equals to tau, assume that the particle is at origin at t is equals to 0। क्या भाई ये अपना ओरिजिन है, जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन क्या होता है 0,0, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या होगा 0 होगा, और t इज इक्वल्स टू क्या है 0, उसमें लिखा हुआ है t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे है, पार्टिकल यहाँ पे है। अब t इज इक्वल्स टू टाउ टाइम पे मान लेते पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, क्योंकि x एक्सिस की डायरेक्शन में ही पार्टिकल मूव कर रहा है। ये t इज इक्वल्स टू टाउ टाइम पे, t इज इक्वल्स टू टाउ टाइम पे पहुंच गया। यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है कि क्या होगी। ठीक है, तो देखो हमें पता है पार्टिकल की स्पीड जो है ओरिजिन पे वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, स्टार्ट करता है यहां से, इस स्पीड के साथ अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो मैं लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा dv बाई dt होगा, dv बाई dt होता है एक्सेलरेशन। तो इसका मैं क्या कर दूं, डिफरेंशिएशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो v की वैल्यू क्या है b रूट एक्स, तो b रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। b रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा टाइम के रिस्पेक्ट में b अपॉन 2 रूट एक्स इंटू एक्स का क्या होगा dx बाई dt। ठीक है, यही होगा भाई, b रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, b का डिफरेंशिएशन b कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो लिख दिया 1/2 रूट एक्स, फिर x का क्या होगा dx बाई dt, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, और v x का फंक्शन है। आगे चलते हैं, dx बाई dt ये तो वेलोसिटी ही होता है क्या, तो वेलोसिटी की ये जो dx बाई dt जो है इसकी वैल्यू b रूट एक्स रख देंगे। तो यहां पे मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख रहा हूं, कितनी आएगी b रूट एक्स, तो b रूट एक्स रख दी, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसल आउट हो गया, तो एक्सेलरेशन आ गया अपने पास में b स्क्वायर बाई 2, यही आएगा एक्सेलरेशन। ओके, अब जो किसी भी टाइम t पे पार्टिकल की वेलोसिटी होती है उसको हम इक्वेशन की फर्स्ट मोशन से कैसे लिखते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ऐसे ही लिखते हैं किसी भी t टाइम पे। मुझे निकालनी है टाउ टाइम पे, तो t की जगह लिख दूंगा टाउ। ठीक है, अब मेरे पास एक्सेलरेशन है, टाइम है, ये क्या है u, ये u है इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड क्या होगी, देखो x इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, इधर x इक्वल्स टू 0 रख के देखो, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, v इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन पे पार्टिकल की स्पीड 0 है, t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की स्पीड 0 है, या मैं बोलूं इनिशियल स्पीड 0 है। तो ये क्वांटिटी गई 0, तो v की वैल्यू क्या है अपने पास में, a की वैल्यू रखो b स्क्वायर बाई 2 और टाउ से मल्टीप्लाई कर दो, b स्क्वायर बाई 2 इंटू टाउ, ऑप्शन देखो कौन सा है, b स्क्वायर बाई 2 इंटू टाउ, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका 12 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था 2019 के जेई मेंस में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आसान तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि काफी थोड़ा आपको एनालाइज करना पड़ गया था, थोड़ा डिटेल्स में जाना पड़ गया था, और माइन्यूट चीजों का ध्यान रखना पड़ा था कि कहां पे वेलोसिटी होगी, क्या होगी, ओरिजिन पे क्या होगी, कब मुझे पूछी गई है। बाकी तो एक इक्वेशन लगाई है मैंने और उसमें काम हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। चीजें ध्यान में रखो कि क्या क्या दिया गया है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, भाई ये अर्थ की सरफेस है, यहां से एक बॉल को फेंक दिया गया ऊपर, कितनी स्पीड से v नॉट से। ओके, बॉल इज अफेक्टेड बाय अ ड्रैग फोर्स इक्वल टू दिस
where m is mass of the ball, v is instantaneous velocity and gamma is a constant. Time taken by the ball to rise its zenith is, zenith का मतलब क्या है कि टॉप पे पहुंचने में जो टाइम लगेगा बॉल को, वो आपको लिखना है। तो देखो कैसे करेंगे, ये बॉल, मैं बॉल को ऐसे फेंकता हूं, ठीक है, तो क्या करेगी बॉल, टॉप पे जाएगी, फिर उसके बाद नीचे आने स्टार्ट करेगी। मुझे बस यहां से और टॉप तक जाने में जो टाइम लगा है वो लिखना है। कैसे लिखेंगे, ये बॉल है भाई, जाने लगी ऊपर, जाने लगी यहां पहुंच गई। अब बॉल ऊपर जाके नीचे आ रही है, तो क्या रीजन है, रीजन ये है कि ग्रेविटी है। तो अगर मैं आइडियल केस में बात करूं, दूसरी चीज ये है कि अगर मैं किसी भी पार्टिकल को किसी भी डायरेक्शन में थ्रो करता हूं या किसी भी डायरेक्शन में पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है, तो कुछ रेजिस्टेंस फोर्सेज उसको फील होते हैं। जैसे कि अपने चारों तरफ हवा होती है, आपने कभी साइकिल चलाया होगा, जब आपकी पीछे से हवा आ रही होती है, मतलब आपकी डायरेक्शन में जब हवा चलती है तो आप बिना पैडल मारे भी बहुत तेजी से निकल जाते हो। लेकिन जब आपकी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में हवा चलती है, सपोज करो आप ऐसे साइकिल चला रहे हो, हवा ऐसे आ रही है, तो आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। यानी कि जो फोर्स आपको हेल्प कर रहा है वो क्या करेगा, आपकी मूवमेंट को एक्सेलरेट कर देगा, और जो फोर्स आपको अपोज कर रहा है वो आपकी मूवमेंट को डिसेलरेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है ये बात, ओके। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक ड्रैग फोर्स लगा गया है। ड्रैग फोर्स का मतलब क्या होता है, ड्रैग फोर्स का मतलब होता है रेजिस्टेंस, यानी कि जैसे कि इसकी मोशन को, अगर यहां पे रेजिस्टेंस नहीं होता तो भी ये ऊपर जाके नीचे ही आती। ये बात समझ में आने वाली है, क्योंकि भाई ग्रेविटी तो हमेशा नीचे खींच रही है ना बॉल को, एक फोर्स तो हमेशा नीचे लग रहा है, लेकिन अभी एक और फोर्स है जो नीचे लग रहा है। ड्रैग फोर्स का मतलब है खींच रहा है इसको नीचे की तरफ, है ना। यानी कि अभी ये बॉल जितनी ऊपर जाती उतनी नहीं जाएगी, क्योंकि दो फोर्स इसको नीचे खींच रहे हैं। तो वो दो फोर्स कौन से हैं, एक तो है ग्रेविटी, ठीक है, और एक है ये, यानी कि mg है एक फोर्स, प्लस एक फोर्स कौन सा है, m गामा v स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीज दे रखी है, मास है, गामा क्या है, कांस्टेंट है, और v क्या है, वेलोसिटी उसकी, ठीक है, स्पीड है किसी टाइम पे। ये फोर्स दोनों लग रहे हैं इस पे, ठीक है भाई, ओ बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं बात करूं कि इसको जो डिसेलरेशन मिल रहा है, यानी कि माइनस ए, एक्सेलरेशन को ए से लिखते हैं तो डिसेलरेशन को बस माइनस ए दिखा रहा हूं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नीचे है। जो ये डिसेलरेशन मिल रहा है बॉल को, वो नीचे मिल रहा है। ये बॉल मैंने ऊपर फेंकी, लेकिन इसको डिसेलरेशन नीचे मिला, तभी तो ये नीचे आ गई। कुछ टाइम के बाद रुकी क्यों, अगर ये कोई फोर्स ही नहीं होता तो ये ऊपर जाती रहती, कुछ फोर्स लग रहा तभी तो नीचे आई और रुक भी गई, है ना। तो ये जो डिसेलरेशन है वो कितना होगा, वो होगा g प्लस गामा v स्क्वायर। भाई क्यों, क्योंकि ये फोर्स ही तो एम ए के बराबर होता है, और ए क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस एम ए हो गया, एम से एम कैंसल आउट हो गया, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए की, g प्लस गामा v स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं मैं, एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं dv बाई dt। ये तो बात बिल्कुल साफ है कि एक्सेलरेशन को हम dv बाई dt लिख सकते हैं। अब अगर मुझे एक चीज समझ में आती है, अगर मैंने मैथ्स पढ़ी हुई है, इधर v दिख रहा है, इधर v दिख रहा है, तो क्या इंटीग्रेशन करना चाहिए, यहां से थोड़ा आइडिया लगेगा कि कर लेना चाहिए। कैसे करेंगे, v वाली टर्म्स एक जगह रख लेनी चाहिए, इसको इधर ले आता हूं, इसको इधर ले जाता हूं, ठीक है। तो g प्लस गामा v स्क्वायर को मैं यहां रखता हूं, डिवाइड बाय g प्लस गामा v स्क्वायर, और माइनस dt को इधर रख देता हूं। ये बात समझ में आ रही है आपको। अब क्या होता है, अब कुछ ऐसा होता है कि यहां लिख देता हूं g प्लस गामा v स्क्वायर, ये हो गया g प्लस गामा v स्क्वायर, है ना। ये गामा है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, गामा और v में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। स्क्वायर वाली टर्म v है। अब ये अपने पास में कुछ ऐसा बन गया है। अब आपको आंसर देखना है भाई, आंसर आ रहा है tan इनवर्स ln और साइन में, दो ऑप्शन tan इनवर्स में, तो इसको मैं कैसे भी कन्वर्ट कर सकता हूं। लेट्स से कि इसको मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं, और ये होगा भी। क्यों होगा, क्योंकि देखो इस टर्म को आप ऐसा लिख सकते हो, एक्चुअल में इसको तो हम बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि जो क्वांटिटीज है वो कैसे चेंज हो रही हैं। टाइम जो है वो कैसे चेंज हो रहा है, 0 से और t तक चेंज हो रहा है। मान लेते हैं कि t टाइम में ये बॉल ऊपर पहुंच गई, यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू t टाइम पे यहाँ पहुंच गई, यहीं तक का टाइम तो निकालना है। तो 0 से t तक के बीच में टाइम चेंज हुआ, और उस टाइम में वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, वेलोसिटी हुई v0 से और कहां तक, 0 तक। भाई टॉप पॉइंट पे 0 वेलोसिटी हो जाएगी, v0 से फेंका गया है, 0 होते ही नीचे आ जाएगी, ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ी मैथमेटिकल प्रॉब्लम बन चुकी है। अब ये फिजिक्स तो यहाँ पे खत्म हो चुकी है। देखो क्या बना अपने पास में dv डिवाइडेड बाय, आप यहां से क्या करो, गामा बाहर निकाल लो, ठीक है। तो g अपॉन गामा बन जाएगा ये,
प्लस वी स्क्वायर बन जाएगा ना, और ये गामा बाहर आ गया यहाँ से, ठीक है, ऊपर से इधर से बाहर आ गया और इधर से बाहर आ गया गामा, ओके। और ये क्या बन जाएगा इधर इंटीग्रेशन, गामा को अंदर रख लेते हैं, इंटीग्रेशन आ जाएगा गामा वी नॉट से और 0 के बीच में, और इधर तो अपने पास में सीधा सीधा टी आ जाएगा। चलो इंटीग्रेशन एक साथ ही करेंगे, ये आ जाएगा माइनस डी टी, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से और टी तक, ठीक है। अब देखेंगे तो देखो ये क्या बन गया अपने पास में, इस जी बाई गामा को मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट जी बाई गामा का स्क्वायर लिख सकता हूं, जी बाई गामा को अंडर रूट जी बाई गामा का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं, ओके भाई बिल्कुल लिख सकता हूं, ओके। ये 1 अपॉन गामा को मैं थोड़ा बाहर लिख लेता हूं, ये अंडर रूट है और ये ऐसे है, और 1 अपॉन गामा मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब देखो dv अपॉन दिस कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, यानी कि ऐसी टर्म बन गई है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स ऊपर है, यहां नीचे एक्स का स्क्वायर है और यहां किसी कांस्टेंट का स्क्वायर है, तो वही कहानी यहां पे v ऊपर है, यहां v का स्क्वायर है, यहां किसी कांस्टेंट का स्क्वायर है। यार 12वीं क्लास में हो, तैयारी कर रहे हो, जेईई मेंस के लिए अपीयर हो रहे हो, तो क्या ये नहीं बता सकते कि किसका डिफरेंस इंटीग्रेशन लिखा हुआ है? ये इंटीग्रेशन किसका होता है? ये होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए का, ठीक है। क्लियर है ये बात? किसका इंटीग्रेशन होता है? 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए का। इसका मतलब आंसर तो मेरा ए और बी में से ही है, ये बात मुझे समझ में आती है कि भाई ए में से होगा या बी में से होगा। अब कौन सा होगा ये मुझे कैलकुलेशन करके पता चल जाएगा, मुझे टाइम टी तो निकालना है, इधर तो देखो सीधा सीधा टाइम टी आ जाएगा, ठीक है। मुझे इधर वाली क्वांटिटी पे ध्यान देना है, और ये माइनस भी कट जाएगा, ये भी बात समझ में आ रही है, क्योंकि देखो जीरो रखोगे पहले, जीरो में से कोई चीज माइनस होगी तो माइनस का ही आएगा, तो माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई समझने की बात नहीं है आगे। यानी कि आप यहीं पे सॉल्व कर सकते हो इस चीज को। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? tan इनवर्स, ठीक है, v अपॉन अंडर रूट जी अपॉन गामा, तो गामा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट गामा जो होगा, ठीक है, ये जो गामा होगा ये क्या चलेगा? ऊपर चला जाएगा, गामा वी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो अंडर रूट गामा है और ये वी नॉट बन गया। मतलब ये जो आंसर, ये जो बी ऑप्शन लिखा हुआ है, ये मुझे करेक्ट लग रहा है। क्यों करेक्ट लग रहा है? क्योंकि देखो tan इनवर्स x अपॉन ए, x की वैल्यू क्या है? v, a की वैल्यू क्या है? g अपॉन v का अंडर रूट, g अपॉन गामा का अंडर रूट। तो देखो v नॉट आ गया ऊपर, x आ गया, अपॉन क्या आएगा? a की वैल्यू क्या है? अंडर रूट g अपॉन गामा, तो अंडर रूट g अपॉन गामा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 2 का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, 2 तो अंदर आ ही नहीं सकता है। क्लियर है? तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर है। काफी अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा गया था जेईई मेन 2019 में 10 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में। अब आपको एक चीज तो क्लियर हो चुकी होगी कि अब जो पैटर्न जेईई मेन अपनाने लगा है वो कुछ इस तरह का हो गया है कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ऊपर उठ गया है ना। ऊपर का मतलब ये नहीं कि बहुत ऊपर चला गया, एक लेवल अच्छा आ गया है ना। ये क्वेश्चन देख के पता चलता ही होगा कि हाँ थोड़ा इंटीग्रेशन भी यूज करना ही पड़ गया, उसके अलावा कुछ दिमाग भी लगाना पड़ गया कि सिर्फ ग्रेविटी नहीं है, एक और ड्रैग फोर्स नीचे की तरफ है। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो भी अच्छा क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल से तो नहीं है, टावर दिया हुआ है एक, तो टावर बना लेते हैं भाई। ये टावर हो गया अपना, ओके बहुत अच्छी बात है, ये टावर हो गया, ये ग्राउंड हो गया, ये टावर हो गया। इस टावर पे h हाइट का टावर है, तो भाई ये हाइट h लिख देते हैं। बोला गया है कि पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड u, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड इज n टाइम्स दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, द रिलेशन बिटवीन h u एंड n इज, ओके। ये 2014 के मेन में आया हुआ पेपर, मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या हुआ कि यहां से किसी पार्टिकल को फेंका गया, यहां से किसी पार्टिकल को ऊपर फेंका गया, किस स्पीड के साथ? u स्पीड के साथ। तो भाई ये क्या करेगा? ये पार्टिकल ऐसे 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 ऊपर तक जाएगा और फिर कुछ इस तरह नीचे भी आ जाएगा, यहां पड़ जाएगा, ठीक है। अब इसको यहां से पहुंच के यहां तक पहुंचने में टाइम जो लगा वो मैं मान लेता हूं t2 है, और यहां से और इसके टॉप पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगा वो मैं मान लेता हूं t1 है, ठीक है। अब क्या करें भाई? अब क्वेश्चन में सीधी सीधी लाइन लिखी हुई है कि जो इसको पूरा नीचे आने में टाइम लग रहा है वो n टाइम्स है इसके हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के टाइम के, तो ये बराबर हो जाएगा n टाइम के। पहला रिलेशन मुझे मिल गया, बिल्कुल ठीक है। अब इस सवाल में क्या बच गया है? जनरल प्रॉब्लम बन गई है
काइनेमैटिक्स की, जहां पे आप इक्वेशन ऑफ मोशंस न्यूटन बाबा की लगाओ, आराम से सॉल्व करते रहो। अब यहां से और यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा भाई? देखो यहां से यहां तक गया तो कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए? पहली इक्वेशन लगा देते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। इक्वेशन पहली कौन सी होती है? u प्लस ए टी। अब देखो यहां पे वेलोसिटी u है तो मैंने लिख दी u, ठीक है। टॉप पॉइंट पे पहुंचने की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि टॉप पॉइंट के बाद ऊपर नहीं जाएगा, फिर तो नीचे आएगा, तो ऊपर वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई, तो जीरो लिख दी। प्लस एक्सेलरेशन क्या है भाई? इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं, हमने ऊपर फेंक दी ना, तो ये तो किसी पॉइंट पे जाके रुक रही है। इसका मतलब नीचे से कोई फोर्स खींच रहा है जिसकी वजह से ऊपर जाती 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 फिर रुक जाती है। इसका मतलब इसके पास तो डिसेलरेशन है। डिसेलरेशन क्या है? ग्रेविटी के बराबर, तो लिखेंगे माइनस जी। अब ये माइनस क्यों लिखा? क्यों लिखा माइनस? सोचो क्यों लिखा माइनस? जब मैंने स्पीड ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानी है तो इसका मतलब मैं ऊपर की क्वांटिटीज को पॉजिटिव मान रहा हूं और जो चीज नीचे की तरफ है उनको नेगेटिव मान रहा हूं। तो इसका मतलब हुआ क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, तो माइनस ग्रेविटी जी लिख दिया, ठीक है। टाइम लगा टी, तो टी हो गया, तो T1 लगा, सॉरी T1 टाइम लगा यहां तक पहुंचना। यहां से अगर टाइम T1 है तो T1 लिख दिया, तो T1 की वैल्यू आ गई अपने पास में U अपॉन जी, ठीक है। आगे मूव करते हैं, T2 की वैल्यू। T2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो यहां से और यहां तक में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? दूसरी इक्वेशन लगा रहा हूं, न्यूटन की इक्वेशन की, मोशन की दूसरी इक्वेशन। यहां से ये गया 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 वापस यहां पे आया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? क्योंकि न्यूटन की दूसरी इक्वेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट देती है और वो होता है x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें x क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, ना कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो भाई यहां से यहां पे आया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ h के बराबर। अब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ नीचे की तरफ, तो मैं क्या लिखूंगा? माइनस एच, तो लिखा माइनस एच इज इक्वल्स टू यू। स्पीड क्या है? इनिशियल स्पीड यू है भाई, जिस स्पीड से फेंक रहा हूं, तो यू लिख दिया। टाइम कितना लग रहा है? T2, तो T2 लिखूंगा प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 1/2। ए की वैल्यू क्या है? ए एक्सेलरेशन। जब मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूं तो इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बल्कि एक डिसेलरेशन है जो इसको नीचे खींच रहा होगा, तो वो लिखूंगा माइनस जी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। और टी स्क्वायर, टी कितना लग रहा है? टाइम T2 लग रहा है, तो T2 स्क्वायर लिख दिया। T2 इज इक्वल्स टू एन T1 यहां पे रख दो, ठीक है। और T1 की वैल्यू U अपॉन जी यहां रख दो, यानी कि माइनस एच बराबर यू T2 प्लस, प्लस को हटाओ, सीधा यहीं पे माइनस लगाओ, ये जी एज इट इज रखो, माइनस रखो, ठीक है। माइनस हाफ जी T2 स्क्वायर आ रहा है। अब T2 की वैल्यू है एन T1, तो प्रैक्टिकली T2 की वैल्यू हो जाएगी एन टाइम्स यू अपॉन जी। एन यू अपॉन जी आ जाएगी T2 की वैल्यू। क्यों आएगी? क्योंकि T1 की वैल्यू है यू अपॉन जी, तो T1 की वैल्यू रख दी वहां पे, तो एन यू अपॉन जी आ गई। यहां पे पुट करो T2 की वैल्यू, आपके पास में T2 की वैल्यू यहां पुट करोगे, यहां पुट करोगे, तो एच यू और एन में आपके पास में सीधा सीधा रिलेशन आ जाएगा। तो यहां पे भी आपको जी, एच और एन और यू में ही रिलेशन दिख रहा है। तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट है। सवाल तो सॉल्व हो गया है, बस आपको ये चीज सॉल्व करनी है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रिलेटिव मोशन बच्चों को बहुत टफ लगता है, लेकिन यहां पे वो अप्रोच फॉलो करेंगे हम जो आपको क्वेश्चंस को आसान बनाने में मदद करेगी। कैसे? देखो क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग कि स्ट्रीम ऑफ अ रिवर इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। अ स्विमर कैन स्विम एट अ स्पीड दिस। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ द रिवर टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। भाई देखो, अगर ये चीज आपको नहीं आती ना, अगर आपको रिलेटिव मोशन या इस तरह के जो सवाल हैं, बोट और स्ट्रीम की प्रॉब्लम हो गई, बोट और रिवर की प्रॉब्लम हो गई, स्विमर और रिवर की प्रॉब्लम हो गई, रेन और मैन की प्रॉब्लम हो गई, तो आपके वेक्टर्स वीक है। अभी मैं बता रहा हूं ये सवाल कैसे करना है, आओ समझते हैं, आओ प्रयोग करें। आपने पहले साइंस की किताब पढ़ी होगी, हिंदी मीडियम, उनमें लिखा होता था ऐसा, मैंने देखी हुई है, ठीक है। तो चलो हम भी एक्सपेरिमेंट करते हैं कैसे करना है। 2 किलोमीटर पर आवर से रिवर जा रही है। अब भाई रिवर ऐसी ही बहती है, अगर अब मैं यार ऐसे यहां पे बहा नहीं सकता, बट इस पे दिखाना पड़ेगा, तो ऐसे ही बह रही है, ठीक है। तो इसकी स्पीड हो गई रिवर की इस डायरेक्शन में, कितनी हो गई? 2 किलोमीटर पर आवर, तो मैं 2 लिख रहा हूं बस, है ना। स्विमर स्विम कर सकता है 4 किलोमीटर पर आवर से, और स्विमर को क्या करना है? स्विमर को विद रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ वाटर कितना एंगल पे मूव करे कि वो इसको स्ट्रेट क्रॉस कर ले। यानी कि स्विमर को क्रॉस जो करना है रिवर को, वो ऐसे करना है। अगर किसी पॉइंट पे स्विमर यहां पे है, ठीक है, तो स्विमर को रिवर को क्रॉस करना है इस डायरेक्शन में। ये बात तो आपको समझ में आती है, ठीक है। अब स्विमर को कितना एंगल पे जाना चाहिए कि वो इसको ऐसे क्रॉस कर जाए।
अब आपको पता है, अगर सोचो ये नदी ऐसे बह रही है और ये स्विमर ऐसे जाता है, तो नदी का इसको फ्लो जो है इसको थोड़ा थोड़ा इधर करेगा और ये स्विमर कुछ यहां पहुंचेगा, जो कि ये पहुंचना नहीं चाहता, इसको क्रॉस करना है सीधा। तो प्रैक्टिकली स्विमर भाई को थोड़ा सा इधर मूव करना चाहिए। अगर ये स्विमर थोड़ा सा ऐसे घूमेगा, इस तरफ मूवमेंट करने की कोशिश करेगा और थोड़ा थोड़ा इसको, ये जो नदी है ये भी इसको क्या करेगी, इसके फ्लो को इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगी, मतलब इसको पुश करेगी इस डायरेक्शन में। ये ऐसे बह रहा है, ये रिवर ऐसे इसको पुश कर रही है, तो जो इसकी प्रैक्टिकली मोशन होगी वो ये वाली होगी। ये बात तो आपको समझ में आती है, बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत ज्यादा डीप नहीं है। ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा है, ये एंगल तो आपको दिख ही रहा है 90 है। अब यही एंगल तो फाइंड करना है। देखो अब इसमें एक चीज और है, कंफ्यूज क्या होते हैं बच्चे कि जो ये वेलोसिटी है, ये 2 किलोमीटर, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो वी लिख देते हैं। ये जो आदमी गया है, स्विमर गया है, ये क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर है या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर है? ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। मैंने ऐसा क्यों बोला, याद रख लो, अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं और आप ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में जो स्विमर करना चाहता है वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ही होता है। यानी कि जैसे अगर स्विमर यहां से और यहां जाना चाहता है, मान लो मैं स्विमर हूं, मुझे एक नदी दिखाई दे रही है, मुझे सीधा पहुंचना है, ठीक है, सीधा पहुंचना है, वो तो मेरा क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है। लेकिन मैं करना क्या चाहता हूं, उसके लिए मुझे करना क्या है, मुझे जाना इधर चाहिए। तो मैं जो जाना चाहता हूं, जो करना चाहता हूं, वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू रिवर होगा। ये बात याद रख लेना, जो स्विमर करना चाहता है वो विद रिस्पेक्ट टू रिवर होगा, स्विमर और रिवर की प्रॉब्लम में। तो ये हो गया अपने पास में VSR, और इसकी वैल्यू क्या है, ये 4 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी वैल्यू लिख देता हूं 4, ठीक है। अब देखो ये जो है VSR, इसको VSR लिख देता हूं, और ये जो वेक्टर बना है ये बना है VR, ठीक है, क्योंकि रिवर इधर फ्लो कर रही है, ठीक है, ओके। अब एक्चुअल में इसके परपेंडिकुलर, मतलब कि जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मोशन क्या है, देखो ये इधर फ्लो कर रहा है, ये इधर फ्लो कर रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट मोशन क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट आया ये, यानी कि ये रिजल्ट है, नदी ऐसे बह रही है, स्विमर ऐसे बह रहा है, तो रिजल्टेंट आया इन दोनों का ये, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर के एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, जो कि ऑलरेडी ड्रॉ है, ठीक है, करने की जरूरत है नहीं, तो मैं कर देता हूं फिर भी। ये रिजल्टेंट वेक्टर के परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है, इस तरह से मानो ये ड्रॉ हो गई, ओके। अब इस परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग आप कंपोनेंट कर लो, किसके, जो भी वेक्टर बाहर है इस लाइन से, तो मैंने कर लिए भाई, ये वाला वेक्टर इस लाइन से बाहर है, तो इस वाले वेक्टर के कंपोनेंट क्या हो गए, ये हो गया एक, तो ये कितना होगा VSR साइन थीटा, और ये आ गया इधर VSR कॉस थीटा, ऐसा ही होगा, ओके। अब देखो ये जो पार्टिकल है या स्विमर है, ये कहां जा रहा है, ये सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, इसका मतलब VR cos थीटा वो फोर्स है या वो वेलोसिटी है जो इसको ऊपर लेके जा रही है। इधर और इधर इसकी मोशन नहीं है, इसका मतलब इस लाइन के अलोंग इसकी वेलोसिटी कैंसल आउट हो रही है, तो VR बराबर VSR साइन थीटा, तो VR बराबर VSR साइन थीटा। अब VR क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर 2 किलोमीटर, VSR क्या है 4 किलोमीटर पर आवर, साइन थीटा लिख दिया, किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कैंसल आउट, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 2/4 यानी कि 1/2, और साइन 1/2 कितने पे होता है, थीटा बराबर 30 डिग्री पे, ओके। तो ये एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। ये तो एंगल आया है अपना जो रिजल्टेंट मोशन है उसके साथ में। हमें पूछा गया है कि विद रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ रिवर, रिवर का फ्लो है इधर, तो इसमें भाई 90 और ऐड कर दो, तो रिवर के रिस्पेक्ट में कितने डिग्री पे चलना है अपने को, 90 + 30 120 डिग्री पे। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जेईई मेन 2019 9 अप्रैल की पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से भी आप कर सकते थे भाई, कुछ भी नहीं करना है, एक आपको ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होगी, उस वेलोसिटी का हमने बस कंपोनेंट कर लिया, रिजल्टेंट इधर आया, तो ये VSR cos थीटा इसको ऊपर ले जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा यानी कि बराबर होना चाहिए, तो VR को VSR साइन थीटा के बराबर कर दिया, आ गया आंसर। तो इस तरह से करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको बुक्स में मिल जाएंगी, सॉल्व करते रहिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ओके। ये तो भाई अपने सीधे सीधे किसके क्वेश्चंस आ गए, काइनेमेटिक की इक्वेशन के। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, ये तो गलत है भाई, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है यार, x बराबर 0 से स्टार्ट होएगा, एंड मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब ये तो सही है, टाइम के साथ एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, हर लाइन में आंसर है,
आइडेंटिफाई ऑल फिगर्स दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द मोशन क्वालिटेटिवली। ए एक्सेलरेशन है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, वी वेलोसिटी है, टी टाइम है। पहला सही क्यों है? क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। चौथा सही क्यों है? क्योंकि अपने पास में इक्वेशन देखो यार, x इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर क्यों लिखा? यहाँ पे यूटी क्यों लिखा? क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल स्पीड उसकी हम टी इज इक्वल्स टू जीरो पे जीरो मान रहे, तो एक्चुअल में ये जो होगा x इज इक्वल्स टू, x जो है वो टाइम के साथ कैसा ग्राफ बनाएगा? देखो x जो है टाइम के साथ कैसा ग्राफ बनाएगा? x एक्सिस के सिमेट्रिक पैराबोला, इस तरह ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये सही हो गया। अब v जो है, v क्या होता है भाई? v इज इक्वल्स टू होता है u प्लस ए टी, क्योंकि ये यहां से स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से, मतलब कि जीरो से स्टार्ट करें, इनिशियल वेलोसिटी जीरो मान के, तो टाइम जो है, वेलोसिटी जो है टाइम के साथ क्या आएगी? y इज इक्वल्स टू mx टाइप की एक लाइन आएगी, जो कि ये भी सही है। तो a, b और d करेक्ट है, जो कि ऑप्शन डी है। बिल्कुल, ये बिल्कुल आसान सवाल था, ये पेपर में आने लायक था नहीं, बट पूछ लिया। किसी को अच्छा स्कोर करना है तो ऐसे सवाल छोड़ने नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये भी बहुत आसान सवाल है, 2017 में पूछा गया था, मुझे नहीं पता क्यों पूछा गया था। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉडी है, बॉडी मतलब यार वो आदमी को नहीं फेंक रहे, डेड बॉडी नहीं है, वो बॉडी है, मतलब बॉल वॉल कोई छोटी मोटी चीज है ना, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, ये बॉडी लिख दिया कि मतलब आदमी को फेंक रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं, ऐसे नहीं है। तो ये बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर फेंक दिया गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वर्सेस टाइम। यहां पे स्पीड नहीं लिखा है, पहली बात। वेलोसिटी एक वेक्टर है, स्पीड एक वेक्टर नहीं है। वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होती है जो कि मैटर करती है। अगर मैं अब इसकी मोशन को देखो आप, मैंने इसको ऊपर फेंका और ये नीचे आ गया। एक्चुअल में हुआ क्या? ये ऊपर गया धीरे 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 धीरे, यानी कि जैसे जिस स्पीड से मैं फेंक रहा हूं उस स्पीड से ऊपर नहीं गया ये, इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती रही, कम होती रही, कम होती रही, कम होती रही, जीरो हो गई। उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही, और मेरे हाथ में आ गया। मतलब कि ऐसा कौन सा ग्राफ है जो ऐसी मोशन दिखा रहा है कि टाइम के साथ स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है टाइम के साथ पहले तो पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या हो रही है? घट रही है, मैक्सिमम से कम हो रही है। तो घट कहां रही है भाई? घट तो यहां रही है, यहां रही है, यहां रही है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में, क्योंकि पहले ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी पहले नीचे की तरफ घट रही है, मैक्सिमम हुई, फिर घट रही है, घट रही है, घट रही है। उसके बाद क्या हो रहा है? नीचे, ये जैसे यहां पे पहुंचा, उसके बाद नीचे की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ग्राफ है इनमें से जो ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर रहा है? देखो यहां तो वेलोसिटी नेगेटिव है ही नहीं, ये ग्राफ अपना गलत हो गया। ठीक है, यहां भी वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि डायरेक्शन पलट रही है यार। पहले वेलोसिटी देखो कहां थी? ऐसे ऊपर गया है, कम हो रहे, कम हो रहे, कम हो रहे, जीरो हो गई, फिर नीचे बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो देखो ये ग्राफ वो है, यहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम है जिस टाइम पे मैं इसको फेंक रहा हूं, उसके बाद क्या हो रहा है? कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, और फिर किसी हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जीरो हो गई। वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई। यहां पे किसी टाइम पे जीरो होने के बाद नीचे बढ़ रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है। अब ये ऊपर नहीं बढ़ सकती, नीचे बढ़ रही है, इसलिए ये वाला गलत है, ये वाला भी गलत है, ये वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओहो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड u such that they have the same range r but different maximum height h1 and h2, which of the following is correct? तो ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है, आपकी कॉपी में भी लिखा हुआ होगा कि हाँ भाई r इज इक्वल्स टू 16 h1 h2, इस तरह का आंसर आता है। मतलब ये एक जनरल स्टैंडर्ड डेरिवेशन टाइप है, ये भी पूछ लिया गया है तो ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। हुआ क्या कि इस तरह का आपको ऐसा मान के चलो कि दो प्रोजेक्टाइल फेंके गए, एक ने मैक्सिमम हाइट अचीव कर ली h1 और दूसरे ने कर ली यहाँ पे h2। ठीक है, ओके, ये दोनों को सेम स्पीड से फेंका गया। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी दो प्रोजेक्टाइल है, मान के चलो आपके पास में दो बॉल है, ठीक है, सेम स्पीड से फेंक रहा हूं u, ठीक है, सेम स्पीड से मैं फेंकता हूं, तो उनकी हाइट अलग अलग है। मतलब कि एक बार मैंने ऐसे फेंका तो वो थोड़ी ऊपर से गई, एक बार मैंने थोड़ा नीचे से फेंका तो वो नीचे से गई, मतलब हाइट अलग अलग है लेकिन दूरी सेम है। ऐसा हो सकता है, प्रैक्टिकली आप करके देख लेना, दूरी सेम गिरे बॉल और हाइट अलग अलग पे गिरे, ऐसे करके फेंक के देखना और थोड़ा ऐसे करके। ठीक है, हो कब सकता है? रेंज का फॉर्मूला बताइए। रेंज का फॉर्मूला होता है, जो प्रोजेक्टाइल की रेंज होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये होती है किसी भी प्रोजेक्टाइल की रेंज। अब दो ऐसे एंगल होते हैं, कोरस्पोंडेंस एंगल बोलते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री समझ लो,
जिन पे ये रेंज सेम आएगी। अगर मैं मान लो पहले तो थीटा एंगल पे फेंक रहा हूं और मैं 90 माइनस थीटा पे फेंक रहा हूं, इन दोनों के लिए रेंज सेम आएगी। फेंक के देखो, रख के देखो, थीटा थीटा रखूंगा तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, 90 माइनस थीटा रखूंगा तो बन जाएगा साइन 180 माइनस 2 थीटा, तो भी फिर साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होगा, साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या बनेगा, साइन 2 थीटा। तो देखो फिर से वही आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो इसका मतलब होगा क्या कि अगर मैं या तो थीटा डिग्री पे फेंकूं या फिर 90 माइनस थीटा डिग्री पे फेंकूं, दोनों के लिए रेंज जो होगी वो सेम होगी। तो इसका मतलब ये चीज हमें पता है। अब हाइट की वैल्यू लिख लेते हैं। अगर मैं मान रहा हूं पहले थीटा पे फेंक रहा हूं तो हाइट आती है h1, तो h1 क्या आएगी भाई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये होती है अपने पास में, क्या होती है ये, मैक्सिमम हाइट, ये हाइट होती है एक्चुअल में। ठीक है, अब दूसरी अगर मैं फेंकता हूं h2 पे, मतलब कि पहले मैंने थीटा एंगल पे फेंका तो हाइट h1 आई, अब मैं थीटा 2 पे फेंक रहा हूं, थीटा 2 किसके बराबर है, 90 माइनस थीटा के, तो हाइट आ रही है h2, लेकिन रेंज दोनों की सेम है, जगह पे दोनों सेम पे गिर रहे हैं। तो h2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। ये आ गई भाई, बहुत अच्छी बात है। अब साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो लिख देते हैं। तो ये बन गया अपने पास में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन 2g आ गया। अब अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या आएगा, h1 मल्टीप्लाई h2, यहां से आएगा h1 h2 बराबर u की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4g स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, h1 h2 ये हो गया u की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4g स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब यहां से मुझे रेंज बनानी है। रेंज क्यों बनानी है, क्योंकि रेंज और हाइट का ही क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है। तो h1 h2 तो आ गया, अगर मुझे रेंज बनानी तो क्या लिखना पड़ेगा, तो साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं, इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूं, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं इस फॉर्मूले को। तो मेरे पास यहां पे यही फॉर्मूले में लिखा हुआ है, ये यू स्क्वायर की पावर 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आप इसको 4 से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, और 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा, 4 अंदर जाके क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो ये क्या बन गया अपने पास, ऊपर रेंज बन गई साइन स्क्वायर 2 थीटा। देखो h1 h2 बराबर u की पावर, u स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, ये लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16g स्क्वायर, ऐसा बन गया। अब देखो ये u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g क्या हो गया, रेंज, तो ये रेंज का स्क्वायर लिखा हुआ है, रेंज का स्क्वायर जो होगा 16 h1 h2 के बराबर आएगा, जो कि करेक्ट आंसर है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद को बताना है। जेईई मेन 2019 में 12 अप्रैल के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन एज y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 9x स्क्वायर। ठीक है, इफ इट वर लॉन्च एट एंगल थीटा नॉट विद स्पीड v नॉट, देन टेक इज इक्वल 0 इज इक्वल्स टू दिस, और थीटा और v नॉट की वैल्यू बतानी है। कि भाई कोई प्रोजेक्टाइल है, उसकी इक्वेशन दे रखी है कि इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, ये यहाँ पे लिखी हुई है। अब आपको बोला गया है कि अगर इसकी एंगल जो है जिससे प्रोजेक्ट किया गया वो थीटा नॉट है, और जो स्पीड इसको दी गई वो वी नॉट है, तो आपको बताना है कि थीटा नॉट और वी नॉट की वैल्यू क्या होगी। तो बिल्कुल बता देते हैं भाई, जो प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही होती है। अगर मैंने इसको थीटा नॉट पे किया है तो यहाँ थीटा नॉट आ जाएगा, यहाँ थीटा नॉट आ जाएगा, और यहाँ वी नॉट आ जाएगा, वी नॉट आ गया। ठीक है, अब देखो कंपेयर कर दूं तो टेन थीटा नॉट की वैल्यू क्या हो गई, 2 के बराबर। यानी कि अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं तो ये 2 होगा, ये 1 होगा, तो ये कितना आ जाएगा, √5। तो यहां से अगर मैं लिखना चाहता हूं किसकी वैल्यू, कॉस इनवर्स, कॉस की, कॉस थीटा नॉट की, तो कॉस थीटा नॉट की वैल्यू आएगी अपने पास में, ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, कॉस थीटा थीटा नॉट, कॉस थीटा नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√5। ठीक है,
तो थीटा नॉट की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स 1/√5। ठीक है, अब देखो कॉस इनवर्स की वैल्यू 1/√5 किस में आ रही है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है सी, जहां पे कॉस इनवर्स थीटा नॉट की वैल्यू कॉस इनवर्स 1/√5 आ रही है। तो इसको तो आगे भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट फॉर सेक ऑफ प्रैक्टिस आपको वी नॉट की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए आपको सारी वैल्यूज गिवन है, g/2v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को कंपेयर करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताई दी, 9 के बराबर रखेंगे, वहां से आपके पास में v0 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, तो v0 की भी आ जाएगी। तो ये था अलग अलग टाइप के अच्छे बुरे छोटे मोटे बड़े जैसे भी सवाल पिछले साल के पेपर्स में आए हुए थे उनके थ्रू काइनेमैटिक्स का क्विक रिवीजन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। अगर आप डाउटनेट के यूट्यूब चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको और बहुत सारे चैप्टर्स का क्विक रिवीजन जल्दी जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच।